नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर सियासत अभी थमी भी नहीं थी। एक बार फिर से सूबे में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। दरअसल बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़ा ओहदा देकर एक बार फिर से बड़ी चाल चल दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही आजम खान और शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर 2024 के लिए जातीय समीकरण बदलने की ताल ठोक दी है। इसे लेकर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, चर्चा भी करेंगे। और फिलहाल मानस पर यह विवाद गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। समाजवादी पार्टी ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, पूरी प्रदेश में, देश में इस बात को लेकर बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि अखिलेश यादव जी ने पूरी टीम जो बनाई है उसमें सभी धर्मों को और कमजोर वर्गों में, पिछड़ा, विशेषकर अति पिछड़ा, अनुसूचित वर्गों की जो भागीदारी का फैसला किया है, ये बहुत ऐतिहासिक है। माननीय शिवपाल यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन हमारी नेतृत्व से आने वाले कुछ दिनों में जो जाति जनगणना का संघर्ष पूरे प्रदेश में तैयार होना है, जो संघर्ष की लड़ाई की शुरुआत होनी है, ये कहीं न कहीं हम सभी कमजोर और जो वो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में, संविधान को बचाने में, सामाजिक न्याय को बचाने में ये जो लड़ाई है ये और दिन प्रतिदिन मजबूत होनी है। वही रामचरितमानस पर विवाद अभी थमा भी नहीं था। इसके बाद सपा ने यह सूची जारी कर दी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें सवालों के घेरे में अब सपा इसलिए भी है क्योंकि लगातार विवादों में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लगातार विवादों में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस को भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, रामचरितमानस पर विवादित बोले हैं। और ऐसे में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई है? क्या रणनीति सपा की है? साधु संतों को भी अपशब्द बोले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो ये कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें तमाम वो नाम शामिल है। शिवपाल सिंह यादव, साथ ही साथ आजम खान राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। 14 महासचिवों की घोषणा कर दी गई है। शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, राष्ट्र प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। और बात करें आजम खान की, तो राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रवि प्रकाश वर्मा जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बलराम यादव राष्ट्रीय महासचिव, विशंभर प्रसाद, ये सूची हम आप तक पहुंचा रहे हैं, निषाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। लालजी वर्मा राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। रामअचल राजभर जिन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये तमाम सूची लगातार न्यूज वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अमीम हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। और एसके वाजपेयी भी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे। सबसे पहले एसके आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा सपा की तरफ से कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जिसमें कि 14 बड़े नाम, और खास तौर पर नजर इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य पर।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 62 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, जिसमें 14 महासचिव हैं, जिसमें अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किरण नंदा उपाध्यक्ष हैं। अगर बड़े नामों की बात करें तो राम गोपाल यादव प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसमें अगर 14 हम जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए उसमें बात करें तो प्रमुख नामों में आजम खान का नाम है, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल का नाम है और बड़ा एक नाम है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कई मायनों में खास है। खास इसलिए है कि वो पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, हालांकि लगातार वो दल बदलते रहे हैं। पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और अभी हाल में ही उन्होंने बयान दिए हैं। उनके बयानों को लेकर लगातार राजनीति तेज है और सीधे तौर पर यह राजनीति से प्रेरित जिस तरीके का उनका बयान था, अब ये किस वजह से दिया गया है, कितना पॉलिटिकल माइलेज वो इससे गेन कर पाएंगे, ये भी देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या उसके बाद भाजपा की सरकार रही हो, दोनों सरकारों में वो मंत्री रहे हैं। उस दौरान इस तरीके का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आता था, लेकिन अब जब वो विपक्ष में हैं तो इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। जहां तक बयान की हम बात करें तो चाहे वो रामचरितमानस को लेकर बयान हो, उनकी तरफ से बयान आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साथ ही साथ जो दूसरा बयान उनका है वो धर्माचार्यों को लेकर, साधु संतों को लेकर है। उसकी तुलना शैतान और जल्लाद से तक उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए की थी। ट्विटर पे भी उनके ट्वीट्स पड़े हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार उनसे बात भी कर रहा था। ठीक है, इसके हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी जुड़े हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सपा में आपकी महत्वपूर्ण समझ है। आपसे जानना चाहूंगी, आपके एक नेता रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते हैं, रामचरितमानस के लिए विवादित बोल कहते हैं और ऐसे में विवादित बोल के साथ साथ साधु संतों पर भी अपशब्द कहते हैं और उसमें प्रमोशन दिया जाता है उन्हें। जो ये लिस्ट कार्यकारिणी की सामने आई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जो सामने आई है, इसमें 14 जो नाम आए हैं उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। सर, मैं कंफ्यूज हो रही हूं, आखिर क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? सर, अभिषेक सर, आप शायद अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज आ पाएगी। शायद आप अभी इस वक्त म्यूट हो रखे हैं। रितु जी, देखिए, ये पार्टी का कोई बयान नहीं है, ना ही कोई पार्टी का ऐसा स्टैंड है। ये उनके अपने पर्सनल बयान है, लेकिन यह पर्सनल बयान होते हुए बड़ा एक राह पे ले चलने के लिए, एक साथ ले चलने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। हम किसी भी धर्म विशेष का, जाति विशेष का अपमान नहीं कर सकते। और जहां तक की लिस्ट की बात है, अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो जब कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बने, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी बने, उसमें हर एक पैमाने को देखा जाता है। अगड़ा, पिछड़ा, ब्राह्मण, हर एक वर्ग के व्यक्ति को देखा जाता है कि ताकि वो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करके उस समाज को लेकर के आगे बढ़े। हर एक मुद्दे की बात की जाए, जो व्यक्ति जहां पे पिछड़ा हुआ है उसके उस वर्ग की दायित्व दिया जाता है कि उस वर्ग के आप नेता हैं, उसको लेकर के आगे बढ़े। चाहे स्वास्थ्य की मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो। तो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बने, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी बने, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो लिस्ट बनाई है, बहुत ही बेहतरीन लिस्ट बनाई और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्योंकि अभिषेक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आफत आ गई थी। अभी तक उनके जो बोल है, विवादित बोल, बेशक से पार्टी का वो स्टैंड नहीं है, लेकिन वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मैं अपनी जो बात है, जो मैंने कहा है, उससे पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने बोल कहा है मैं उस पर अभी भी कायम हूं। तो क्या समाजवादी पार्टी, क्या जनता के बीच में इसका मैसेज देना चाहती है? नहीं, देखिए, माफी मांगना अगर है तो माफी मांगना भी चाहिए। और देखिए, हम सब जनता के प्रतिनिधित्व हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से जल्द ही इस चीज का संज्ञान लेकर के जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं जरूर इन चीजों को कहूंगा, जो हमारी लिस्ट है उन सब चीजों को देख करके आगे की हम और बढ़ रहे हैं। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यह पर्सनल बयान है, पार्टी का कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी इस चीज पे संज्ञान लेकर के आगे उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ एसएन सिंह भी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी में भी वो उनका संबंध रह चुका है, स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रही हूँ।
बीजेपी से दरकिनार किए गए हैं, शब्द मैं अगर सही इस्तेमाल कर रही हूं तो बीजेपी से हटते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं और ऐसे में अब बीजेपी में उन्हें महत्वपूर्ण रोल अगर नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उन्हें अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी में थे तो इस तरह का बयान नहीं दे रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या अपराधी, अपराधी क्या करता है? अपराधी किसको और बनाता है? वो कहता है कि आप जाइए, एक आदमी को शूट करके आइए, किसी को हानि पहुंचा के आइए, किसी को गाली देकर आइए, किसी को अपशब्द कह के आइए और आपको वहां का राजा बना दिया जाता है। तो आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने इनको राजा बनाने का कार्य किया, किसको चिढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं? 110 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का जो कार्य किया, मैं पूछना चाहता हूं, अभिषेक जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अभिषेक जी, कि भाई हिंदुओं की और कौन सी ऐसी पुस्तक है? रामचरितमानस है नहीं, गीता है नहीं, और बार बार समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं? क्यों कहा जाता है अखिलेश यादव जी के द्वारा कहीं भी पत्थर रख के भगवान को मान लेते हैं? क्यों साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहा जाता है? क्या दूसरे समाज में संत समुदाय के लोग नहीं रहते? क्योंकि आपको लगता है कि तन सर से जुदा अलग अलग हो जाएगा, इस नाते आप दूसरे धर्मों पे कटाक्ष नहीं करते हैं? क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? कोई अगर काबा में जाता है या और चीजों पे क्यों आप कुंभ पे सवाल उठाते हैं? इस नाते एक सरल धर्म है, बस उदय कुटुंबकम के नारे को बुलंद करता है। और मैं तो कह रहा हूं, जिस चीज को लेकर बवाल मचा है, एक छोटा सा शब्द है दादा। दादा मतलब क्या होता है? अगर बदमाशों के लिए दादा माने अपराधी, लेकिन कलकत्ता में चले जाएंगे दादा माने भाई की दादा की कोर्चे में भाई क्या कर रहे हो, और गांव पे दादा माने बाबा। तो हमारी सीमित संसाधनों के द्वारा परमात्मा को हम कैसे जान पाएंगे? निंदा की निंदा न करते हुए पुरस्कार देकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जो दिखाया है, सर्व समाज को आहत करने का कार्य किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सभी धर्म, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो गलत रास्ता सिखाए, जिसमें गलत बातें हो। अपनी अपनी समझदारी है, अपनी अपनी खुददारी है, अपनी अपनी जवाबदारी है। लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सम्मान देने का कार्य किए हैं, ये माना जा रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, हर बात पे ट्वीट करने वाले, हर बात पे जवाब देने वाले अखिलेश यादव जी क्यों नहीं चैनल पर आकर ये कहे कि वो उनका बयान निजी है? आप दूसरे से क्यों कहलवा रहे हैं? क्या भारत में नहीं? क्या आप नहीं सुन रहे? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी की पार्टी हमेशा से ऐसा कार्य करती आ रही। जब मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं और जो गुनाहगार होता है उसको जेल हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में दिया जाता है, इस तरह के कार्य किए हैं। भगवान राम तो भक्तों के हृदय में बसते हैं, जब भक्तों पे गोली चलाया जाता है और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि ऐसे हजारों भक्तों को हम मार डालेंगे, कभी दुख नहीं व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या समाज को बांट के राजनीति करेंगे? क्या सभी धर्म समान नहीं है? अगर एक धर्म को अपनी बात कहने की आजादी है, क्या दूसरे धर्म के लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्यों? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी के लिए, पार्टी का कोई विवादित टिप्पणी नहीं है, ये पर्सनल उनका पर्सपेक्टिव है, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। पार्टी ने नहीं कहा था, पार्टी ने चुनाव में कहा, सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ा। स्वयं अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया है, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहे। अखिलेश यादव जी ने कहा काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूछा कुंभ के पैसे कहां से होते हैं? आपने एक बार भी और चीजों पे सवाल नहीं उठा, दूसरे धर्म पे आपने बवाल नहीं बचा। आप क्यों टारगेट करते हैं ऐसी चीजों को? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों जो मुजफ्फरनगर और मऊ के दंगे को अंजाम देता है उसको पुरस्कृत करने का कार्य करते हैं? क्योंकि आपका जन्म ही इसी नाते हुआ। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह साहब को मुख्यमंत्री बनना था तो उस समय अजीत सिंह जी को बनना था, लेकिन बंदूक के दम पे अजीत सिंह को दबा के जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राजनीति यहीं से शुरू कर दी। बदमाशी की राजनीति, गाली देने की राजनीति, अराजकता की राजनीति, और आज पेट्रोल लेके घूम रहे हैं लोग कि किस तरह से इनके समय में जो कर्फ्यू लगे रहते थे। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप भाई हैं हमारे, लेकिन इस तरीके से नरगल बैठ करके प्रलाप मत कीजिए, बयानबाजी मत कीजिए। कौन से बंदूक की दम की बात कर रहे हैं आप? बैठ करके झूठा प्रपंच मत फैलाइए। और जहां तक बात, और मैं अभी भी कहता हूं, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, आपकी बात बेहतर समझ में आएगी दर्शकों को भी और बाकी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी। यादव जी की बंदूकें सभी लोगों ने देखा। और
पत्रकारिता किया एहसन हूं, साहब मैं एक तो मिनट सुन लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी। आप बताइए अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं। रितु जी, वो पहली बात तो समाजवादी एसएन सिंह जी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए कि अपने वक्तव्य पे वापस से सोचे। बंदूक के दम पे कौन से किसका हमने षड्यंत्र कर ठीक लिया? है, क्या हमने जब लोकदल की बात, आप अनर्गल बैठ करके बयानबाजी मत कीजिए आप। ठीक है। और आप जहां पे दोनों मैं को जरा मैं वापस से उस रोकना चीज को चाहूंगी, हमारे दोहराता साथ हूं, सुन पॉलिटिकल लीजिए। एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं मोहम्मद नहीं अमीन, नहीं रितु जी, क्योंकि रितु जी, राजनीति को बखूबी समझते हैं मोहम्मद अमीन साहब, और ऐसे में पॉलिटिक्स पे आपकी बखूबी समझ है। आपसे इस चाल की रणनीतिक जो पैमाने हैं वो समझना चाहूंगी। क्या क्या चाल है ये सपा की, आप समझ पा रहे हैं क्या? भाई सपा जो है हमेशा ये कहती रही है कि वो पिछड़े वर्गों के लिए है, हाँ। पिछड़े वर्ग के समाज उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो ये एक्चुअली ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं ये पिछड़े समाज से आते हैं, और उन्होंने अगर इस तरह की अगर बात कही है तो उनके समाज के लोगों ने उनको सराहा होगा। लेकिन अभी जो सिंह साहब कह रहे थे कि ये 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई गई है इस तरह की बात कह के। आज क्या है, सपा परेशान ये है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी है वो, और एक क्षेत्र की पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा उसका कहीं के ज्यादा अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए ना कि वो वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ी मजबूत हो रही स्थिति में दिखाई दे रही है, जैसा कि उन्होंने एक 450 साल पुराना मसला हल करके और बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, और करने के बाद आज जो पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा तो हो चुके हैं, तो इसका फायदा जो है मुझे लगता है कि बीजेपी को मिलेगा। इसलिए ये परेशान है पार्टी कि क्या करे। तो इस तरह की डिवीजन वाली पार्टी जो है समाजवादी, वो चाहती इस तरह छोटे छोटे मुद्दे और इस तरह के मुद्दे उठाए जाए जिससे कि लोगों में वैनवस्व की भावना फैले और आपस में भाईचारा बटे, और आपस में ही बड़ी और छोटी जात में बढ़ जाए मामला, और जो उनके वोट है उनके पास चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि राम को हर आदमी, हर हिंदू मानता है। मैं कहता हूँ कि गांधी जी की जब डेथ हुई तब भी जब उनको गोली लगी तो उन्होंने कहा था हे राम। राम को मानने वाला हर एक, चाहे वो छोटी जात का हो, बड़ा जात का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सभी मानते हैं। तो राम तो हर एक के है, पूजनीय है। इसलिए इस मामले में मैं नहीं समझता हूँ कि इसका उनको कोई फायदा ज्यादा मिलने वाला है इस तरीके से, और उनकी पार्टी जो है नीचे जाएगी। और जो ये पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग भी राम को मानते हैं, ऐसा नहीं मानते। सम्मान सबको है और भगवान राम सबके हैं। हाँ। इसलिए मैं तो समझता हूँ बहुत से लोग जो दूसरे धर्मों के हैं वो भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। इसी के नतीजे आज जो है इतनी अच्छी भव्य इमारत और भर फर्स्ट क्लास वहां पर इतनी अच्छी अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। इसका जो परेशानी है समाजवादी को क्या करे, इसका कोई निचोड़ नहीं है, कोई परेशानी हो रही है। मैं समझता हूँ उसको जरा ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं सपा से। अभिषेक जी आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है, विवादों में है स्वामी प्रसाद मौर्य, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक जो तबका है जो उनके बयान के बाद नाराज चल रहा है उससे असर पड़ेगा आपके रणनीति के ऊपर, जो 2024 के ऊपर आपकी नजर है उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, आपको नहीं लगता? देखिए रितु जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि रणनीति बनाई जाती है आगे काम करने के लिए, उस समाज में जितना भी बिखराव उन सबको एक साथ लेकर के उनके मुद्दों के लिए रणनीति बनाई जाती है। वैसे मैंने पहले भी कहा कि हर एक वर्ग को हमें देखना पड़ेगा वो कितना पिछड़ा हुआ है, उनको सहूलियत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य पे उनको सहूलियत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, शिक्षा में कितना उनका वर्ग आगे बढ़ पा रहा है कि अभी भी और पीछे जा रहा है। इन सब चीजों को पैमाने पे हमको देखना पड़ेगा। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है बहुत ही बेहतरीन बनाई है। हमें सिर्फ जनता के मुद्दों पे काम करना है और जो नेशनल मुद्दे हैं उनको हमें दिखाना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया था। आपको एक वाकया याद दिला दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि रुपए को और मजबूत करेंगे डॉलर की अपेक्षा। आज आप देखिए रुपया कितना कमजोर होता जा रहा है और अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है। बैंकों में इसका प्रमाण है, बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए आप देख लीजिए। एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को अभिषेक जी आप ही समझा दीजिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 14 महासचिव मैं देख रही हूं उसमें जो 14 लोग बनाए गए हैं जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव को दी गई है और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई है, आजम खान जिनके ऊपर तमाम केस चल रहे हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को
जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलानी है, 2024 आपका मिशन है, लेकिन क्या इस तरह से जीतेगी सपा? नहीं देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितनी भी टीम बनी हुई है, चाहे वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो, चाहे हाँ। रवि प्रकाश वर्मा जी हो, चाहे बलराम यादव जी, हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है हाँ। और उनको ही लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको क्योंकि लोकसभा नेशनल मुद्दा है, तो नेशनल मुद्दों के साथ साथ हमको प्रदेश की बागडोर भी देखनी है कि प्रदेश को कितना नेशनल के उससे कितना आहत पहुंची, कितना कर्जा बढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, उस कर्जे को आदरणीय योगी जी ने कितना चुकता कराया है, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। तो हर एक वर्ग को हमने देखा हुआ है, उसका एम्प्लॉयमेंट तो दिखाते नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा हुआ है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोन तो दिला रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है तो उसको चुकता कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में भी हम बता रहे हैं। तो हर एक चीजों को हम देख करके आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो लिस्ट बनाई है, बेहतरीन लिस्ट बनाई है, हर एक वर्ग का इसमें समायोजन किया है। ठीक है। एसएन सिंह जी, क्योंकि जो बात कह रहे थे अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो उनके पास्ट में जो कार्य है वो, हालांकि मुझे नहीं लगता जिस तरह से विवादित बोल वो देते आए हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी साधु संतों पर, वो कहीं से भी जायज है। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो ये लिस्ट आई है, आपकी समझ से बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, आप कुछ भी करें, लेकिन हमारे भाई ने सवाल पूछा, मैं इससे इतर जाना नहीं चाहता हूं। आज जो डिबेट चल रहा है उसपे और 10 सेकंड अपने भाई का जवाब दे दें। इनकी जो सरकार थी उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा, हमारी जो सरकार है उसको भी प्रदेश की जनता देख रही है। तो इनके समय में किसानों को 1 रुपए नहीं मिलता था, हमारे समय में किसान सम्मान निधि दिया जा रहा, हमारे समय में रैपिड रेल बन रहा, हमारे समय में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, हमारे समय में वाराणसी में अमूल फैक्ट्री लग गई, गोरखपुर में खाद का कारखाना लग गया, पेप्सिको की कंपनी चल रही है, सैमसंग की कंपनी नोएडा में आकर चल रही, बुनियादी ढांचे में विकास हो रहा है। क्योंकि आज विकास पे चर्चा नहीं हो रहा, आज अपराध पे चर्चा हो रहा है कि किस तरह से अपराधियों की जो सरकार पहले चलती थी, 365 दिन में 365 दिन कर्फ्यू लगे रहते थे, किस तरह से जाति धर्म की राजनीति होती थी, आज तक उसको समाजवादी पार्टी क्यों नहीं छोड़ पाई, क्यों नहीं समझ पा रही कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल गया, जाति की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही नहीं चल रही, विकास की राजनीति चल रही। इस नाते देश ही नहीं दुनिया के निवेशक भारत में आ रहे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि बार बार और किसी धर्मों में बुराई है कि नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगी मोहम्मद अमीन आपका, कि किस तरह से इस लिस्ट को आप देख रहे हैं? क्यों आप सनातन धर्म को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, क्यों हिंदुओं को टारगेट करते हैं? बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो थोड़ी सी कमी है एसएम साहब, आपसे जानना चाहूंगी मोहम्मद अमीन, आपका एक छोटा सा कमेंट 5 सेकंड का अगर आप दे सके। मैं जानना चाह रहा था अभी जो बात कर रहे थे वाजपेयी जी कि इनकी राष्ट्रीय पार्टी है या स्टेट में रजिस्टर्ड पार्टी है। मेरे हिसाब से तो इनकी जो पार्टी है वो स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है। और ये बात करते हैं प्रधानमंत्री की, इनके पास तो कोई नेता है न नेता का इनके पास कोई अस्तित्व है जो प्रधानमंत्री स्तर का नेता इनके पास हो। मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी और जातिवाद के ऊपर आधारित पार्टी, एक परिवारवाद वाली पार्टी कहां तक लड़ेगी बीजेपी के सामने? मेरा नहीं समझ में आता कि कहां तक बीजेपी के सामने लड़ पाएंगे। मुझे लगता है स्टैंड भी कर पाएंगे बीजेपी के सामने। बहरहाल ये अभी इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। इतना ही वक्त मेरे पास था, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल यूपी की सियासत इस वक्त गर्म है, देखना होगा कि आखिर 2024 में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।